हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 और 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके अंदर हम आपको टॉपर्स की ट्रिक से पूरे चैप्टर को समझाएंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर जो हमने सोर्स लिया हुआ है वो लिया हुआ है परमार सर के प्रीमियम नोट्स का। ये स्लाइड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए देख लीजिए, अभी जो हमारे करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं। तो अभी ये मोदी जी की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस स्लाइड से। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड यानी स्लाइड नंबर 2 पे सबसे पहले बताया गया है कि पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात की गई है। क्या होता है अभी हम लोग सब नीचे देखेंगे। और पार्ट 6 के अंदर गवर्नर की बात की गई है। तो अभी तो हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे जो कि है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है वो आर्टिकल नंबर 74, 75, 76 और 77 8 में लिखा हुआ है। यानी 74 से लेकर के 78 आर्टिकल तक प्राइम मिनिस्टर की बात किया गया है। प्राइम मिनिस्टर असिस्ट देम, ही इज हेड ऑफ द काउंसिल। आपको पता है जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। यही क्या करता है, इन्हें असिस्ट करता है। ठीक है, क्या चीजें होती है अभी हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन भी देखेंगे मिनिस्टर्स का, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, ठीक है, तो वो सभी जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए, इजीपन के लिए क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग को सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर टेन्योर, यानी कि कब से कब तक वो थे। तो ये पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी। 2014 से लेकर के अब तक जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि अपने आप में बहुत लंबा सर्व कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। सबसे लंबा अभी तक जिसने सर्व किया था वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आप देख सकते हो 1947 में बने थे और 1964 तक ये सर्व किए थे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कहता है द फुल टर्म ऑफ द पीएम इज 5 ईयर्स। सबको पता है 5 साल के लिए जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है, फिर जीत गए तो फिर 5 साल, विच कोइंसाइड्स विद नॉर्मल लाइफ ऑफ लोकसभा। यानी जो लोकसभा की नॉर्मल लाइफ होती है वो भी 5 साल की ही होती है। हाउएवर इफ ही और सी लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ही और सी मस्ट रिजाइन। अगर लोकसभा में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अगर लूज हो जाता है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। और जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें डिसमिस कर देगा, यानी कि या तो वो खुद रिजाइन कर दे या तो प्रेसिडेंट ही उन्हें डिसमिस कर देगा। पीएम ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, जो हमारे पीएम होते हैं इंडिया के वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, इंटर स्टेट काउंसिल के, एनडीसी के जो कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, और नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 74 पे। तो 74 से ही आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। एड मतलब क्या होता है, सहायता देना, ठीक है, या फिर गाइडेंस देना। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या देते हैं, एड देते हैं, सहायता देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और प्रेसिडेंट को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो देयर सॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना जरूरी है। उसमें से ही एक पीएम होगा जो कि हेड होगा उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो कि उन्हें एडवाइस देगा, उन्हें सहायता देगा, उन्हें गाइडेंस देगा। साथ में प्रेसिडेंट को भी वो एडवाइस देगा और प्रेसिडेंट को भी उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ये बात किस में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 74 के फर्स्ट क्लॉज में लिखी हुई है। प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जाएगी, प्रेसिडेंट चाहे तो उसे माने, और अगर नहीं चाहता है प्रेसिडेंट तो वो उन्हें दोबारा कहेगा कि आप इसके ऊपर दोबारा सोच लीजिए। ठीक है, तो दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके ऊपर सोचेंगे, और फिर भी अगर वो अपने फैसले पे अड़े रहते हैं और वही एडवाइस देते हैं तब जाके प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी पड़ेगी। अदरवाइज एक बार प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उन्हें वापस भेज सकता है कि आप इसके बारे में दोबारा रिकंसिडर करिए। ये बाद में चेंज किया गया था जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। इसके पहले क्या होता था कि जो भी कहा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सीधा सीधा प्रेसिडेंट मान ले, चाहे वो ना चाहे। अभी भी वही चीज है, लेकिन अब क्या हो गया है बस कि एक बार वो रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, कौन, प्रेसिडेंट।
कि आप एक बार और इसके बारे में सोच लीजिए। तो जो पीएम होता है वही क्या होता है, रियल हेड होता है, जिसको हम लोग डी फैक्टो भी बोलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जबकि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, या फिर हम लोग कहते हैं टाइटल हेड होता है, टाइटुलर हेड होता है। इसको हम लोग डी ज्यूरे हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। तो यहाँ तक का इतनी बात की गई है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया था, यूके से लिया गया था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। तो ये सब भी पूछा जाता है। तो अभी तो आप लोग याद मत रखिए, अभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं सिर्फ याद याद करने वाली चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से सारी चीज़ें याद रख पाओगे। अभी तो आप लोग बस समझते चलो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, नहीं तो बाद में तो आप लोग को वो भी नहीं पता चलेगा। और ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, तो प्लीज़ आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नोट्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, पीएम के बारे में बात की गई है, फिर कैबिनेट के बारे में, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में, और फिर आपका डिप्टी मिनिस्टर के बारे में। ये सब आपको समझने की जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से आएगा सिर्फ उतना बताते हैं, कम समय में ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 के थर्ड क्लॉज में कहा गया है कैबिनेट के बारे में, ठीक है। ये भी आपका जो है वो पहले मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में मेंशन किया गया। एक कैबिनेट जो वर्ड है ये बाद में आया, पहले तो ये था ही नहीं। हम लोग अपना सेकंड क्लॉज पे देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 74 का ही है, ठीक है। तो द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम लोग अपना सेकंड क्लॉज को देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 74 का ही है। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट नॉट बाय इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। यानी कि जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाएगी वो सब कुछ भी कोर्ट वगैरह में पूछी नहीं जाएगी, कुछ भी इंक्वायर नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि तुमने क्या एडवाइस दी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 75 पे। अभी हम लोगों ने 74 पढ़ा था। 75 कहता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पीएम अपॉइंटेड। तो हमारा पहला क्लॉज कहता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसके अंदर पहला पॉइंट कहता है पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो पीएम को अपॉइंट करता है, ठीक है। शपथ वगैरह भी देने का काम जो है वो पीएम द्वारा प्रेसिडेंट के ही कहने पर शपथ वगैरह भी प्रेसिडेंट ही दिलवाता है पीएम को, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द पीएम, यानी पहले जो है वो प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करेगा और फिर प्रेसिडेंट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा, पर किसके एडवाइस से, पीएम के एडवाइस से, जो कि हेड ऑफ एनी पार्टी इन मेजोरिटी इन लोकसभा का होगा, ठीक है। तो पहला ये पॉइंट क्या कहता है कि जो पीएम है उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, पर किसके एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पहले के भी एक क्लॉज पे। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम यानी प्रधानमंत्री स्ट्रेंथ शॉल नॉट एक्सीड, ठीक है। यानी कि 15% ऑफ टोटल, यानी कि 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोअर हाउस आप निकालोगे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम की स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि 15% से ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, हमेशा 15% या उससे कम ही होनी चाहिए। और इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10% तक ही है, ठीक है। यानी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ें लिमिट करने के लिए रखी गई थी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं, जो कि बाद में दिक्कत करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से और भी चीज़ें ऐड ऑन की गई, जैसे कि इफ़ एनी मेंबर डिस्क्वालीफाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन दे कैन नॉट बिकम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद में आई। फिर क्या है, मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये जो इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, और कोई के ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, यानी जो भी बात करनी होगी वो सीधे प्रेसिडेंट को करेंगे। तो जो मिनिस्टर्स होंगे वो इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट होंगे। COM आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, क्योंकि ये उसी के 15% से भी चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स एड ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स
ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जाहिर सी बात है कि कोई जो ओथ वगैरह होगी वो सभी एडमिनिस्टर किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हर जगह पे आपको प्रेसिडेंट देखने को ही मिलेगा। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive यानी लगातार months is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to become a minister। यानी कि अगर कोई भी मिनिस्टर है वो लगातार 6 महीनों तक किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ऑफ दैट पीरियड चीज टू बिकम अ मिनिस्टर, यानी कि अब वो मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। तो ये बात यहाँ पर की गई, यानी मिनिस्टर बनने के लिए आपको लगातार 6 महीने के लिए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर होना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर की गई है। पीएम कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आरएस या फिर लोकसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो पीएम जो है वो किसी भी जो हमारा मेंबर है हाउस का वो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का ही हो या लोकसभा का ही हो। फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस जो दी गई हैं वो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, सॉल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। तो ये बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर्स की क्लासिफिकेशन भी है, पर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मेंशन नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ये 3 स्टेजेस होती हैं या काइंड होते हैं मिनिस्टर्स के। अभी हम लोग देखेंगे हर एक को। देखिए सबसे पहले जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है इसके पास जो मिनिस्ट्री होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की होती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर हो गया। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो इनके जो मिनिस्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। इन कैबिनेट मीटिंग ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डू नॉट। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है। इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पीएम के बहुत खास लोग होते हैं, और जब भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अदर जो मिनिस्टर्स हैं जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, तो लुकिंग आफ्टर स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री और अ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वो इनको दे दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। ये पीएम कितने खास लोग नहीं होते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिप्टी मिनिस्टर होता है वो होता है असिस्ट करने का काम करता है। तो ये असिस्ट करता है कैबिनेट मिनिस्टर को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। तो यानी ये दो दो हमारे मिनिस्टर्स हो गए, इनको असिस्ट करने का काम ये करता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आती है, इसके अंदर लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आती है, या फिर कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 76 पे। अब देखिए आर्टिकल नंबर 76 बात करता है एजीआई की, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग लॉयर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं पूरे कंट्री के, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को क्या करते हैं, लॉ से रिलेटेड बातें बताते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ क्लॉजेज हैं। देखिए पहला क्लॉज कहता है द प्रेसिडेंट शॉल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भी क्वालिफाई होगा, जैसे जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वही क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी चाहिए होती है। और ये जो होता है इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, तो इसकी ड्यूटी वही होती है टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स, यानी लॉ से रिलेटेड या फिर लीगल मैटर्स को लेकर के एडवाइस देने का काम गवर्नमेंट को ये करते हैं। ठीक है, एजी यानी कि वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शॉल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है। द एजी शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड शॉल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, यानी कि अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर से, यानी उनके कहने पे, उनके मानने पर, और वहां से ये अपना प्रेसिडेंट के ही एडवाइस से सारी चीज़ें रिसीव वगैरह कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली एजीआई की बात की गई है, जिसके अंदर आपको बस इतना समझना है कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। इसकी ड्यूटी होती है हमारे गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उन पर, और ये लॉयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसकी क्वालिफिकेशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी किसी जज की जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो इतनी सी बात यहाँ पर की गई है बस। इसके बाद हम लोग को जो कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए वो है ये कि ही इज नॉट फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट।
यानी कि ये फुल टाइम जो है वो काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। ही इज नॉट डिबरेटेड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस, यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस वगैरह भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का आदमी है तो कुछ प्राइवेट कुछ करना है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अपना प्राइवेट लोगों को भी लीगल एडवाइस वगैरह दे करके वहां से भी पैसे कमा सकते हैं और गवर्नमेंट में रह कर तो कमा ही सकते हैं। तो ये क्योंकि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस कर सकता है इसलिए नॉट फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। फर्स्ट एजी जो हमारे बने थे वो ये थे, इन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा सर्व किया है एज एजी। करंट में ये हैं तो इन सबके नाम पूछता नहीं है, तो आप इसको पढ़ो, याद करो या ना करो। वैसे जानने के लिए आप जरूर इसके अंदर देख सकते हो कि जो हमारे पहले थे वो थे हमारे MC सिटलवर्थ और जो हमारे अभी के हैं वो हैं हमारा R वेंकटरमणी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं हम लोग सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? तो दे आर सेकेंडरी लॉ ऑफिसर्स हु असिस्ट एजी। ठीक है, यानी जो एजी को भी असिस्ट करे उसके लिए भी एक बना दिया गया है और वो है हमारा सॉलिसिटर जनरल। दे आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन इनके बारे में नहीं है, लेकिन बाद में इन्हें भी ऐड किया गया। करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हमारे तुषार मेहता जी हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एजी को कहीं ना कहीं असिस्ट करने का काम करते हैं, उनको बताने का काम करते हैं कि ये चीज़ें होती है। इसके बाद हमारा एडवोकेट जनरल देख लेते हैं। तो ही इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, MP, बिहार, तमिलनाडु, ऐसे। तो जो भी स्टेट के हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। आर्टिकल 165 में इनका मेंशन किया गया है। ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ठीक है, वो कैसे अपॉइंट किए जाते थे? तो वो कैसे किए जाते थे? तो वो किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सॉल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ SC। तो ये हाई कोर्ट के जज की तरह मतलब क्वालिफाई होने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह क्वालिफाई होने चाहिए। ड्यूटी इनकी क्या होती है? टू गिव एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट अपॉन सच लीगल मैटर्स। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते थे, ये स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। सॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि जैसे वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ऑफिस वगैरह होल्ड करते थे, इनको जो जवाबदेही का काम है वो गवर्नर को देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। COMs रिजाइन डेट रिमूव्ड वैकेंसीज क्रिएटेड, यानी अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या उसको निकाल दिया जाता है या फिर वो खुद से रिजाइन कर देता है तो उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब आगे हम लोग देखेंगे जो भी इसके अंदर बताया जाएगा। PM की अगर डेथ होती है या रिजाइन करता है तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड, यानी कि पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा अगर PM की ही रेजिग्नेशन हो गई या PM ही डेथ कर गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही खत्म हो जाएगा। अनदर पार्टी लीडर बिकम द PM और फिर वो अपने तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मर जाता है, हट जाता है, कुछ भी हो जाता है तो दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर PM हट जाता है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर नेहरू जब मरे थे हमारे 1964 में, जो कि लॉन्गेस्ट सर्व्ड PM है अब तक के लिए, जिन्होंने 16 साल यानी कि 3 टर्म से ज़्यादा और 286 डेज यानी कि अगर ये 365 दिन हो गया होता तो 17 साल कहीं ना कहीं राज किया एज अ PM। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे नंदा जी थे वो PM बन गए और ये हमारे सीनियर मोस्ट थे वहां पर। ठीक है, 13 दिन बाद फिर जब नए प्राइम मिनिस्टर को चुना गया लाल बहादुर शास्त्री जी को, और फिर उनकी डेथ के बाद फिर से नंदा जी बने 13 दिन के लिए और फिर इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी नेक्स्ट PM बनी। यानी कि सिर्फ ये इतना बता रहा है कि जब अगर यानी कि ये सब इतना बता रहा है कि जब भी PM की मृत्यु हो जाएगी तो अनदर पार्टी के जो लीडर होंगे उनको PM बना दिया जाएगा जब तक के लिए नेक्स्ट PM नहीं चुन लिया जाता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर की गई है। और कौन सी पार्टी के? तो जो भी उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी होगी उनके ही लीडर को क्या बनाया जाएगा, PM बना दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर नंदा जी को बार बार बनाया जा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी हैज सर्व्ड अ टर्म ऑफ 13 डे एज PM, नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि जब अविश्वास प्रस्तावना इनके ऊपर डाली गई तो ये 13 दिन तक के लिए PM थे, हालांकि बाद में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा PM होता है वो राज्यसभा से भी आ सकता है या फिर लोकसभा से भी आ सकता है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स थे उनमें से अब तक बस 3 ही PM निकल करके आए हैं, इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा और हमारे मनमोहन सिंह। बस यही 3 लोग थे
जो कि अब तक राज्यसभा से चुन करके आए हैं, बाकी सभी के सभी लोकसभा से आए हैं। ही बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये इनकी बात की जा रही है, बाकी ये तो जानने का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही लिख दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 77 की, जो कि बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए इसके अंदर पहले क्लॉज में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जाहिर सी बात है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा प्रेसिडेंट है, तो जितने भी एक्शंस लिए जाएंगे जीओआई को लेकर के या एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के, वो सभी नेम ऑफ जो होगा वो प्रेसिडेंट के ही ऊपर एक्सप्रेस किए जाएंगे। यानी कि बेसिकली आप इतना जान लीजिए। अब देखिए पहला क्लॉज कहता है एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जितने भी एक्शंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो सभी प्रेसिडेंट के नेम पर लिए जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट जो है हमारा वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो उसी के नेम पर लिया जाएगा। अदर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शॉल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जितने भी मतलब एक्शन वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी और प्रेसिडेंट जो रूल्स एस्टेब्लिश करेगा उसी के आधार पर होंगी। यही बातें यहाँ पर की गई है। द प्रेसिडेंट शॉल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ जीओआई एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ सेट बिजनेस। यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस वगैरह आएंगे उन सभी के जो रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस है वो सभी प्रेसिडेंट हैंडल करेगा। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन वगैरह है उन सबको कन्वीनियंट करने का काम भी प्रेसिडेंट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट को एज अ मालिक कह सकते हैं, दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 78, जिसके अंदर बात की गई है ड्यूटीज ऑफ पीएम की, यानी प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटी होती है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेहरू जी ने क्या कहा था, पीएम इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। लिंचपिन का मतलब है कहीं ना कहीं लिंक करने का काम करता है, किसके किसके बीच में, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक करने का काम करता है प्रधानमंत्री, इसीलिए लिंचपिन कहा गया था नेहरू द्वारा। ठीक है, द पीएम कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन ऑफ सीओएम्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो बेसिकली इसके अंदर वही बात की गई है कि जो लिंक करने का काम है वो प्रधानमंत्री करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, इसीलिए इसको हम लोग लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। नेहरू जी ने इसको बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट से लिंक करने का काम पीएम कर रहा है एज अ लिंकेज बिटवीन टू। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 78 का ए क्लॉज, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द सीओएम्स यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। यानी वही बात जो भी मैंने आपको बता ही दिया, लिंक करने का काम करता है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर एंड, और सी क्लॉज है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सीओएम्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली वही सारी बातें की गई हैं, लिंक करने का काम करता है। मोटा मोटा आप लोग बस इतना समझ जाओ, ठीक है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको इसके अंदर बस ब्रीफ में बताया गया है, लेकिन जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उस बेसिस पे आप समझ जाओ कि जो पीएम का काम होता है वो लिंकेज का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडियन पीएम टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, यानी कि अपने ऑफिस से रिजाइन जिसने किया था वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दिया था। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसको बोला था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर बस वही बात की गई है कि जितने भी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये बात कही थी आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम यानी कि पीएम को कौन अपॉइंट करता है, तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है पीएम को। ठीक है, जो भी हमारी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा लोकसभा में उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ओथ टर्म एंड सैलरी ऑफ पीएम के बारे में बात की गई है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम हर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी।
यानी कि ओथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। द टर्म ऑफ पीएम इज नॉट फिक्स्ड एंड ही और सी holds office during the pleasure of president. This does not mean that president can dismiss any time. ठीक है, तो बेसिकली इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप सभी को पता है जो एक पीएम का टर्म होता है वो 5 साल का होता है, पर वो दोबारा अगर जीत जाता है तो दोबारा 5 साल बन जाएगा। तो उसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है कि आप 2 ही बार बन सकते हैं, 3 ही बार बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द पीएम आर डिटरमाइंड बाई द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सिमिलर टू लोकसभा मेंबर। यानी कि जो हमारी सैलरी होगी, जो भी हमारे अलाउंसेस होंगे पीएम को लेकर के, वो सभी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और लोकसभा के मेंबर को भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि उनकी भी क्या सैलरी और अलाउंसेस होंगे। ये बात यहाँ पर इस पॉइंट में की गई है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीएम, यानी कि क्या पावर होती है, क्या फंक्शन होते हैं पीएम के। ठीक है, he or she advises the president with regard to summoning and proroguing of the sessions of the parliament। यानी कि वो प्रेसिडेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। कौन? पीएम, कि कब स्टार्ट करना है सेशन को या कब एंड करना है सेशन को पार्लियामेंट के। ही और सी कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। यानी कि अगर उसको लोकसभा का डिसोल्यूशन करना है तो भी वो प्रेसिडेंट को कह करके उसे करवा सकता है। ही और सी अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यानी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जिसको हम लोग लोकसभा भी बोलते हैं, वहां पर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह को भी अनाउंस कर सकता है। ही और सी रिकमेंडेड persons who can be appointment as ministers by the president। यानी कि वो खुद भी मिनिस्टर को रिजाइन करा सकता है और प्रेसिडेंट को कह करके भी वो मिनिस्टर को रिजाइन करवाया जा सकता है। ठीक है, अगर मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के जो ओपिनियन है वो डिफरेंस हो रहा है तो। he or she presides over the meeting of council of ministers and influence its decision। यानी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग वगैरह होगी तो उन सभी का लीडर वो होता है। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने डिसीजन से। ही और सी गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, सभी को पता है। ही और सी कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ सीओएम बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। यानी अगर वो रिजाइन कर देता है तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सभी कोलैप्स कर जाएंगे, यानी सबको रिजाइनेशन देना पड़ेगा। ये बात यहाँ तक की गई है। अब तक आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले और सबसे लॉन्गेस्ट टर्म जिन्होंने अपना किया वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और अभी नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि 2014 से अब तक हैं। इसके बीच बीच में आपके जितने प्रधानमंत्री आए आप लोग देख सकते हो। चौधरी चरण सिंह सर्व्ड एज पीएम फॉर 170 डेज। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। चंद्रशेखर 7 महीने के लिए, वीपी सिंह 11 महीने के लिए, और एच.डी. देवेगौड़ा आपके 10 महीने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर की गई। आज के लिए इतना ही। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं।